हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मेरा नाम है मयूरी भागवानी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स को, बट विद अ ट्विस्ट, विद द पर्सपेक्टिव ऑफ सोशियोलॉजी। सो आप सभी को पता होगा, जिन्होंने भी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम्स के मेंस के पेपर्स को देखा हुआ होगा, उन सभी को पता होगा कि करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चंस काफी ज्यादा आने लगे हैं सोशियोलॉजी के पेपर में। और ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए देखना, क्योंकि देखो, करंट अफेयर्स को आपको प्रेजेंट करने का तरीका जनरली जीएस जैसा हो जाता है, और उसमें हम सोशियोलॉजिकल टच कैसे दें, सोशियोलॉजिकली किस तरह से एनालाइज करें करंट अफेयर्स को, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है टू स्कोर गुड इन दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। तो जो मैं आपके लिए ये कुछ टॉपिक्स लेकर आई हूँ, इससे पहले भी कुछ सेट्स आ चुके हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो उनको प्लीज देखिएगा, क्योंकि हम जो यहाँ पे टॉपिक्स आपके लिए लेकर आ रहे हैं ना, दीज आर वेरी प्रोबेबल टॉपिक्स फॉर दिस मेंस, फॉर द मेंस ऑफ 2021। इस साल के लिए भी और अगले साल के लिए, यानी कि 21 और 22 को टारगेट करते हुए ही हम ये करंट अफेयर्स के लिए सोशियोलॉजिकल एनालिसिस आपके लिए लेकर आ रहे हैं। और ये क्यों करंट अफेयर्स में है, क्या टॉपिक्स हैं, कैसे ये न्यूज में थे, किस तरह से आप इसको रिलेट करोगे सोशियोलॉजी से, ये सब कुछ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आज के लिए हमने लिए हैं 3 टॉपिक्स, जो कि हैं क्लाइमेट चेंज, एमटीपी एक्ट यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, और एक डेमोक्रेसी। ये 3 टॉपिक्स को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए या फिर आप कनेक्ट करना चाहते हो, तो आप स्टडी आईक्यू के इन सभी प्लेटफॉर्म्स के थ्रू हमसे कनेक्ट कर सकते हो। ये फेसबुक का प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू, ट्विटर के थ्रू, और यूट्यूब पे तो आप सब्सक्राइब करोगे ही। ओके, आगे बात करते हैं। देखो, पहला आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज के बारे में आपसे क्वेश्चन क्यों पूछा जा सकता है? तो देखो, अगर आपने पहले के पेपर्स देखे हों, और अगर नहीं देखे तो प्लीज जाके देखना। स्पेशली पेपर 2 जो है, उसमें कई सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो करंट अफेयर से सीधे रिलेटेड होते हैं। जैसे कि अभी ये क्लाइमेट चेंज न्यूज में क्यों है? देखो, क्लाइमेट चेंज वैसे तो हॉट टॉपिक है ही, जो 1-2 सालों से काफी ज्यादा न्यूज में है। स्पेशली 2015 से तो काफी ज्यादा न्यूज में है, जब से पेरिस पैक्ट हुआ है। ओके, अभी कॉप 26 हुआ ग्लासगो में, आप सभी ने इसके बारे में पढ़ा होगा करंट अफेयर्स में। तो कॉप 26 जो हुआ यूएनएफसीसी का, कॉप 26 ग्लासगो में हुआ। इसके लिए ये बहुत ज्यादा फेमस हुआ, क्लाइमेट चेंज वाला जो इशू है पूरा का पूरा। एनवायरमेंटल मूवमेंट्स काफी ज्यादा फेमस हुए। ओके, इसके अलावा यहाँ पे ग्लासगो में ही हमारे जो प्राइम मिनिस्टर जी हैं, हमारे मोदी जी जो हैं, इन्होंने पंचामृत का फॉर्मूला दिया। ठीक है, पंचामृत में इन्होंने कई सारे कमिटमेंट्स दिए इंडिया की साइड से कि हम ये सब चीजें करेंगे। जैसे कि कुछ टारगेट्स की मैं बात करूं, तो इन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस को 500 गीगावाट तक एनर्जी कैपेसिटी इसकी बनाने की बात की है बाय 2030। ये कहा है कि हम 1 बिलियन कार्बन एमिशन को कम करेंगे बाय 2030, कार्बन एमिशन इंटेंसिटी को कम करेंगे, नेट जीरो अचीव करेंगे बाय 2070, एंड सो ऑन। ठीक है, तो हम यहाँ पे जीएस के पर्सपेक्टिव से इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे सोशियोलॉजी के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें। तो इसीलिए ये करंट में न्यूज में था। इसके अलावा एक बहुत बड़े एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट सुंदरलाल बहुगुणा जी, इनकी भी यहाँ पे अभी लास्ट ईयर इसी साल में डेथ हुई है। तो इसीलिए ये जो पूरा एनवायरमेंट वाला टॉपिक है, एनवायरमेंट ले लो, क्लाइमेट चेंज ले लो, एनवायरमेंटल मूवमेंट्स ले लो, ये सभी कुछ हमारे लिए हो जाता है बहुत ज्यादा जरूरी विद सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑल्सो। तो देखो, ये टॉपिक कौन से आपके टॉपिक से रिलेट करेगा सिलेबस के? तो देखो, एक है सोशल मूवमेंट्स इन मॉडर्न इंडिया, ये पेपर 2 का टॉपिक है, इससे आपका कनेक्ट करेगा ये, जिसमें एक एनवायरमेंटल मूवमेंट्स करके एक एक्सप्लिसिट टॉपिक है। इसके अलावा चैलेंजेस ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, ये भी पेपर 2 का हमारा टॉपिक है। और ये इसमें आपको देखने को मिलेगा, जो फर्स्ट टॉपिक है ना, डिस्प्लेसमेंट, डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, सस्टेनेबिलिटी, वो वाला जो इशू है, उससे आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। तो इन दोनों टॉपिक, सिलेबस की इन दोनों टॉपिक से आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। ऑलराइट, आगे बात करते हैं। तो देखो, यहाँ पे ये तो हमने इश्यूज डिस्कस करे। इसके अलावा 2019 में, लास्ट ईयर 2019-20 की बात है, जिसमें आर्य कॉलोनी जो थी ना मुंबई की, ये बहुत ज्यादा फेमस हुई थी, बहुत ज्यादा यहाँ पे पॉपुलर हुई थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लगभग 2600 ट्रीज काटने की बात की गई थी। गवर्नमेंट जो थी यहाँ पे, जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन था, वो 2600 ट्रीज को काटना चाहता था फॉर मेट्रो रेल एंड मेट्रो कार शेड्स एक्सेट्रा। तो इसके अगेंस्ट भी काफी सारे लोग, काफी सारे एक्टर्स, काफी सारे सेलिब्रिटीज भी सामने आए थे, जिन्होंने इसका विरोध किया था। तो एक तरह का एनवायरमेंटल मूवमेंट देखने को मिला था। तो आज के इस लेक्चर में, पहले टॉपिक में, हम ना सिर्फ क्लाइमेट चेंज को स्टडी करेंगे, इसके साथ साथ हम एनवायरमेंटल मूवमेंट्स को भी स्टडी करेंगे, और एनवायरमेंट का भी पर्सपेक्टिव हम देखेंगे, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो इन तीनों को हम एक साथ क्लब करके देख रहे हैं। ऑलराइट, तो देखो, सबसे पहले हम जब बात करते हैं क्लाइमेट चेंज की सोशियोलॉजी की, तो इसमें हम किस चीज की बात करेंगे? तो सबसे पहली चीज जो बात करेंगे यहाँ पे, कि हाउ द सोशल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस एंड एक्सप्लेन
क्लाइमेट चेंज, इट्स कॉजेस, इट्स इम्पैक्ट्स एंड सोल्यूशन। तो हम जब सोशियोलॉजी की बात करते हैं क्लाइमेट चेंज की, तो हम ये देखते हैं कि किस तरह से सोशल फैक्टर्स जो हैं वो क्लाइमेट चेंज को एक्सप्लेन कर रहे हैं, किस तरह से वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज को, किस तरह के इसके कॉजेस को ये एक्सप्लेन कर रहे हैं सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स के थ्रू, किस तरह से हम इसके इम्पैक्ट्स को डिस्कस कर पा रहे हैं वाया सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स। ओके, इसके अलावा अब देखो अलग अलग थिंकर्स जो हैं उनकी अलग अलग थ्योरीज रही है। हम शुरू करते हैं मार्क्स के साथ। तो मार्क्स ने क्या कहा एनवायरमेंट के बारे में, मार्क्स ने क्या कहा नेचर के बारे में, क्लाइमेट के बारे में। तो एनवायरमेंट को मार्क्स जो है प्रीमियरली देखते हैं एज अ मीडियम ऑफ ह्यूमन लेबर। तो आपको पता है मार्क्स हैज टॉक्ड अबाउट हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। तो इनकी जो आइडियोलॉजी थी, इनका जो मेथोडोलॉजी थी, वो थी बेस्ड अपॉन हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, यानी कि ये इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म की तरफ थोड़ा ज्यादा इंक्लाइंड दिखते हैं, ज्यादा इंक्लाइंड दिखते हैं टुवर्ड्स द कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो इसी की तरह यहाँ पे आप इन्होंने एनवायरमेंट को भी यहाँ पे एनालाइज किया है। ये बोलते हैं एनवायरमेंट क्या है, एनवायरमेंट एक मीडियम है ऑफ ह्यूमन लेबर। तो आपको पता है इन्होंने दो क्लासेस में बांटा है, हैव्स एंड हैव नॉट्स। तो हैव नॉट्स के ये ह्यूमन लेबर का फॉर्म है, एक मीडियम है एनवायरमेंट, ये कहते हैं मार्क्स। इनका मानना है कि नेचर वॉज टू बी यूज्ड बाय ह्यूमन फॉर देयर प्रोडक्शन पर्पस। तो नेचर का काम ही है वो प्रोडक्शन पर्पस में काम आए। तो मार्क्स बोलते हैं कि जो कैपिटलिज्म ग्रो हुआ है उसके कारण एक्सप्लॉइटेशन जो है वो नेचर का काफी ज्यादा बढ़ गया है, और जो कैपिटलिस्ट सोसाइटीज है उसमें प्राइवेट प्रॉपर्टीज जैसे जैसे बढ़ने लगी है, वैसे वैसे कमोडिटीज का एक्सचेंज जो होने लगा है वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट बेस्ड हो गया है। मतलब कि यहाँ पे नेचर के साथ जो मेजर आपका इमोशंस जुड़े होने चाहिए थे वो नहीं जुड़े हैं। यहाँ पे एक्सप्लॉइटेशन ज्यादा हो रहा है यहाँ पे नेचर का, बिकॉज ऑफ द कैपिटलिज्म, क्योंकि हम थोड़े से मटेरियलिस्टिक चीजों की तरफ ज्यादा चले गए हैं। हमारे यहाँ पे जो मेजर एम हो गया ना, अब वो हमारा एम हो गया है प्रॉफिट कमाना, सरप्लस कमाना। ठीक है, तो इसी के लिए जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, जो कैपिटलिस्ट क्लास है, वो एक्सप्लॉइट कर रही है नेचर को। और ये नेचर क्या है, बेसिकली दिस नेचर इज द फॉर्म ऑफ, इज द मीडियम ऑफ ह्यूमन लेबर। ओके, तो यहाँ पे ये बताते हैं कि इसके कारण क्या हो रहा है, डबल एलिनेशन आ गया है। जो हमारी वर्किंग क्लास है, जो हमारे प्रोलेटारियट्स हैं, जिनको ये प्रोलेटारियट्स कहते हैं, जो हैव नॉट्स हैं, उनमें डबल एलिनेशन देखने को मिल रहा है। पहला एलिनेशन जो ह्यूमन बींग्स को फील हो रहा है फ्रॉम द लैंड, फ्रॉम द नेचर, और दूसरा एलिनेशन जो कि वर्कर्स को फील हो रहा है फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ हिज ओन लेबर। ठीक है, क्योंकि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो रहा है, कैपिटलिज्म इतना बढ़ गया है। तो जो है यहाँ पे आपने पढ़ा होगा एलिनेशन का जो टॉपिक है मार्क्स का, उसमें क्या बोलते हैं मार्क्स कि पहले जो ह्यूमन था वो फील करता था एलिनेटेड, उसने पहले एलिनेटेड फील करना स्टार्ट किया नेचर से। ठीक है, नेचर से वो एलिनेटेड फील कर रहा था, फिर धीरे धीरे नेचर के ऊपर उसने कंट्रोल पाया, तो उसको समझ में आया कि ये जो प्रोडक्शन वो कर रहा है, जो लेबर जो कि एक एंड होना चाहिए, वो अब सिर्फ एक मीन्स बन गया है। और फाइनल एंड क्या हो गया है, फाइनल एंड हो गया है प्रोडक्टिविटी, फाइनल एंड हो गया है प्रॉफिट। तो उसको जो था अपने खुद के बनाए हुए चीजों से, अपने खुद के प्रोड्यूस्ड चीजों से भी वो एलिनेटेड फील करने लगा। तो ये बेसिकली डबल एलिनेशन की बात करते हैं मार्क्स, इसको वो कनेक्ट करते हैं एनवायरमेंट के साथ। ओके, तो पहली चीज ये। दूसरी चीज कि एनवायरमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है हमारी सोसाइटी में, इसको हम देखते हैं। तो देखो ये ह्यूमन सिविलाइजेशन को शेप करने में एनवायरमेंट का बहुत बड़ा हाथ रहता है। और इसमें आप सिर्फ इनसे कनेक्ट नहीं करोगे, इसमें आप देखो कल्चरल, स्पिरिचुअल, एस्थेटिक वैल्यूज भी जो है एनवायरमेंट की ज्यादा रहती है। जैसे कि अगर हम इंडिया की बात करें, तो इंडिया में रिवर्स को सिर्फ पानी के पर्पज से यूज नहीं किया जाता, पीने का पानी या फिर रिसोर्सेज के लिए, इस इन सब चीजों के लिए सिर्फ इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है हम नेचर के ऊपर, हम इनको वर्शिप करते हैं। इनके साथ हमारी कल्चरल और एस्थेटिक वैल्यूज जुड़ी हुई हैं, स्पिरिचुअल वैल्यूज जुड़ी हुई हैं। तो यहाँ पे जैसे रिवर्स को हम वर्शिप करते हैं, फॉरेस्ट में हमारी टोटेम डिटीज होती हैं, जैसे आपने सैक्रेड ग्रोव्स के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, एनवायरमेंट में आपने सैक्रेड ग्रोव्स के बारे में पढ़ा होगा। तो ये सैक्रेड ग्रोव्स क्या है, ऐसे फॉरेस्ट के ऐसे सैक्रेड एरिया जहाँ पे कि जो ट्रेडिशनल सोसाइटी वहां पे एग्जिस्ट करती है, जो ट्रेडिशनल कम्युनिटी वहां पे एग्जिस्ट करती है, वो उसको सैक्रेड मानती है फॉर मेजर रीजन, फॉर द टोटेम्स, फॉर द डीटीज एक्सेट्रा। तो हम यहाँ पे जो हमारी जो एनवायरमेंट है उसको हम सिर्फ उसके ऊपर सिर्फ प्रोडक्शन के लिए, सिर्फ रिसोर्सेज के लिए डिपेंडेंट नहीं है, हमारी इनके साथ वैल्यूज जुड़ी हुई हैं। ओके, तो आपने देखा होगा इनफैक्ट चिपको मूवमेंट में अगर हमारी वैल्यूज जुड़ी नहीं होती एनवायरमेंट के साथ, तो क्यों कोई पर्सन, कोई इंडिविजुअल क्यों अपनी जान देने के लिए तुला रहेगा फॉर द सेफ्टी ऑफ द ट्रीज, फॉर द सेफ्टी ऑफ द फॉरेस्ट। तो ये दिखाता है हमारी कल्चरल और स्पिरिचुअल वैल्यूज इनके साथ जुड़ी हुई है, सोशल वैल्यूज हमारी इनके साथ जुड़ी हुई है। ओके, आगे बात करते हैं कॉजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो देखो क्लाइमेट चेंज के कई सारे कॉजेज हैं, हम इसको सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखेंगे, जीएस के पर्सपेक्टिव से नहीं देख रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है मिसप्लेस्ड नोशन ऑफ डेवलपमेंट।
तो डेवलपमेंट का एक गलत नोशन हमारे दिमाग में है। क्यों? क्योंकि हम डेवलपमेंट को सिर्फ इकोनॉमिक टर्म्स में देख रहे हैं, हम इसको सस्टेनेबल टर्म्स में देख ही नहीं रहे, हम इसको एनवायरनमेंट, सोशल इन कंसेप्ट में देख ही नहीं रहे। तभी तो अब हम सिर्फ एसडीजी गोल्स का यहाँ पे कंसेप्ट लेकर आए हैं, जिसमें हम क्या बात करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करते हैं। यहाँ पे हम 3 तरह के डेवलपमेंट की बात करते हैं। एक है इकोनॉमिक, एक है एनवायरमेंटल और एक है सोशल। हम इन तीनों फ्रंट्स पे डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो ये वाला जो एसडीजी गोल्स वाला जो डेवलपमेंट है ना, वो एक्चुअल डेवलपमेंट है, और जो हमारा पहले डेवलपमेंट का नोशन था वो गलत था। इसके कारण ही हमने काफी ज्यादा एक्सप्लॉइट किया नेचर को, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट सोशल कॉस्ट, व्हाट इकोनॉमिक एंड व्हाट एनवायरमेंटल कॉस्ट वी हैव टू पे। ओके, दूसरी चीज ये कि अनइक्वल बेनिफिट्स जो है, देखो क्या होता है कि क्लाइमेट चेंज का कारण एक है अनइक्वल बेनिफिट्स भी। ठीक है, किस तरह से कि एक जगह अगर आपने देखा कि एक जगह एक पर्सन जो है ज्यादा डेवलप्ड है, डेवलप्ड होने के कारण वो ज्यादा एनवायरमेंट को एक्सप्लॉइट कर पा रहा है, और उसका एक्सप्लॉइटेशन जो है वो दूसरे रीजन वाले जो एरिया, दूसरे एरिया जहाँ पे उतना डेवलप्ड सोसाइटी नहीं है, उसको भी यहाँ पे इम्पैक्ट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उन्होंने यहाँ पे इतने ज्यादा रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया है, इतना ज्यादा यहाँ पे नेचर को एक्सप्लॉइट किया है कि उसका जो भुगतान करना पड़ रहा है वो डेवलपिंग कंट्रीज को करना पड़ रहा है। और ये हम देख भी सकते हैं, जैसे जो बड़ी कंट्रीज हैं, यूएस, यूके, ये जो कंट्रीज हैं जिनका की कार्बन एमिशन बहुत ज्यादा है, ठीक है, जो कार्बन फुटप्रिंट है इनका बहुत ज्यादा है, ये जो है इन्होंने किया, ठीक है, ये अनइक्वल था। हमारे पास डेवलप्ड और डेवलपिंग में अनइक्वलनेस तो है ही, ठीक है, तो डेवलप्ड के पास कुछ प्रिविलेजेस थे जिसके कारण इन्होंने ज्यादा एक्सप्लॉइट किया, उसका भुगतान करना पड़ रहा है छोटी आइलैंड कंट्रीज को, डेवलपिंग कंट्रीज को, क्योंकि सी लेवल राइज जो हुआ है वो इनके कारण हुआ है, डेवलप्ड कंट्रीज के कारण, लेकिन भुगतान किसको करना पड़ रहा है, डेवलपिंग कंट्रीज को। तो इस तरह से भी क्लाइमेट चेंज हमको सामने देखने को मिल रहा है। इसके अलावा इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो रिप्लेस कर रहे हैं एग्रीकल्चरिस्ट को। तो देखो एक कैपिटलिज्म वाला इशू यहाँ पे कनेक्टेड है, मार्क्स वाली थ्योरी आप यहाँ पे लगा सकते हो। इसके साथ हमारी हिस्ट्री भी जो रही है वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट की रही है, यानी कि हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हम ट्रिकल डाउन इफेक्ट के साथ काम करें, लेकिन जो हम कोशिश करते हैं ना कि हम ट्रिकल डाउन इफेक्ट के साथ काम करें, यानी कि जो पॉलिसीज हो, जो गवर्नमेंट पॉलिसीज हो, वो हम कोशिश करते हैं कि नीचे की तरफ इमर्ज हो, नीचे की तरफ भी जाएं इसके बेनिफिट्स। लेकिन हमको क्या करना चाहिए, हमको यहाँ से शुरू करना चाहिए, हमको बॉटम टू टॉप स्टार्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो भी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड इश्यूज होते हैं ना, वो यहीं पे होते हैं, यहीं पे आपको दिखते हैं, ठीक है, ग्राउंड रियलिटी आपको यहीं दिखती है। तो यहाँ पे ट्रिकल डाउन इफेक्ट के कारण भी क्लाइमेट चेंज के का एक कारण बना ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट वाला जो हमारी पॉलिसी मेकिंग थी। इसके अलावा एक क्राइसिस ऑफ डेवलपमेंट देखने को मिला। कैसे? हम यहाँ पे डेवलपमेंट तो पा रहे हैं, लेकिन इसके कई सारे नेगेटिव फॉल आउट्स हैं, कई सारे साइड इफेक्ट है, ठीक है। तो ये इस तरह का जो डेवलपमेंट था, जो पैराडॉक्सिकल नेचर ऑफ डेवलपमेंट था, वो भी एक कारण बना क्लाइमेट चेंज का, एनवायरमेंट के डिग्रेड होने का। ओके, दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है यहाँ पे कि हमारा जो है जो फोकस है वो काफी ज्यादा मटेरियलिज्म की तरफ हो गया, कंज्यूमरिज्म की तरफ हमारा जो फोकस है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया, ठीक है। अब जो हमारा एक्सेसिव कंजप्शन है ना, इसको आप लिंक कर सकते हो स्टेटस सीकिंग एंड एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, ठीक है। आज की डेट में हम मेजॉरिटी ऑफ द वर्क जो करते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द कंजप्शन जो करते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द मटेरियलिज्म में जितना इन्वॉल्व होते हैं, दैट इज मेजरली फॉर सोशल स्टेटस, सोशल आइडेंटिटी। हम चाहते हैं कि हमारी सोशल स्टेटस ऊपर हो, समाज में हमारे जो पोजीशन है सोशल हायरार्की में वो ऊपर हो, और इसीलिए हम ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमरिज्म की तरफ बढ़ते हैं, विच लीड्स टू एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो एक स्टेटस सीकिंग, एडवर्टाइजमेंट, सोशल आइडेंटिटी वाला इशू भी इसके पीछे है। इसके साथ साथ जिस तरह से रेडिकल इंडिविजुअलाइजेशन बढ़ता जा रहा है, इंडिविजुअलिज्म, पहले क्या होता था, पहले कम्युनिटी जो थी वो लैंड को होल्ड करती थी, इसीलिए काफी सस्टेनेबल तरीकों से काम होता था। अब जैसे जैसे इंडिविजुअलिज्म बढ़ा, प्राइवेट प्रॉपर्टी आई, कैपिटलिज्म आया, इंडस्ट्रीज आई, वैसे वैसे हम एनवायरमेंट से दूर होते गए और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन बढ़ता गया, क्लाइमेट चेंज होता गया। तो ये हो सकते हैं कॉजेस। इसके बाद देखो मैनिफेस्टेशंस के फॉर्म में अगर हम देखेंगे क्लाइमेट चेंज के क्या क्या थ्योरीज और बना सकते हो, मैनिफेस्टेशंस क्या क्या है, तो सबसे पहला है आइडिया ऑफ सोशल जस्टिस। एनवायरमेंट जो है ना वो डायरेक्टली सोशल जस्टिस से रिलेटेड है, एनवायरमेंटल जस्टिस से रिलेटेड है। किस तरह से कि यहाँ पे अगर एनवायरमेंट अच्छा परफॉर्म करता है तो सबके लिए अच्छा है, लेकिन अगर एनवायरमेंट खराब परफॉर्म करता है, क्लाइमेट चेंज होता है, तो सबसे बुरी मार जो है वो सबसे वल्नरेबल सेक्शंस को पड़ेगी, ठीक है। तो सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस के हिसाब से आपके ऊपर इंपैक्ट होगा, ठीक है। जैसे कि मान लो कि जैसे अभी कोविड आया, ठीक है, कोविड ने सबको परेशान किया, लेकिन सबसे ज्यादा बुरी मार इसकी किसके ऊपर पड़ी, जो पुअर पीपल थे, ठीक है, जो माइग्रेंट लेबर्स थे, जो ऐसे लोग थे जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, तो वो अपने लिए इतने बड़े बड़े, इतने 1-1 लाख रुपए के
हॉस्पिटल बेड्स अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो इनके ऊपर यहाँ पे सबसे ज़्यादा मार पड़ी। वैसे ही अगर डिज़ास्टर आता है, तो देखो प्रॉब्लम तो सबको होगी, लेकिन सबसे बुरी मार जो पड़ेगी वो इकोनॉमिक स्टेटस, सोशल स्टेटस के हिसाब से पड़ेगी कि जेंडर बेस्ड यहाँ पे ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होगा। मतलब कि विमेन विल बी मोर वल्नरेबल, चिल्ड्रन विल बी मोर वल्नरेबल। इसके साथ-साथ इकोनॉमिक क्लास के हिसाब से भी यहाँ पे डिफरेंशिएशन होगा। जैसे कि जो पुअर पीपल हैं, दे विल बी मोर वल्नरेबल, वो ऑलरेडी स्लम्स में रहते हैं, वहाँ पे अगर बाढ़ आ गई तो ये तो इनका तो सब तबाह हो जाएगा। सैनिटेशन को लेकर इश्यूज़ है। तो ये सारे जो इश्यूज़ हैं, ये इकोनॉमिक और सोशल स्टेटस के हिसाब से पड़ते हैं। दूसरी वल्नरेबिलिटी जो है, ये भी सोशल स्टेटस और पावर क्या है आपकी सोशल हायरार्की में, उसके हिसाब से आपके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो बेसिकली क्या होता है, ये जो सोशल इनिक्विटीज हैं, वो आपकी हेल्थ इनिक्विटी को भी एक्सासरबेट कर देती हैं। कैसे? कि देखो, जैसे कि आपकी यहाँ पे मैंने कोविड की बात करी, ठीक है? वैसे कुछ भी हो सकता है, मान लो फ्लड्स आए, ठीक है? फ्लड्स आई, तो यहाँ पे एक तो सोशल इनिक्वालिटी थी, एक तरफ क्या था कि आप सभी के ऊपर यहाँ पे बुरा प्रभाव पड़ा, लेकिन ज़्यादा वल्नरेबल जो थे यहाँ पे, जो पुअर पीपल थे, वो ज़्यादा वल्नरेबल थे। इनके पास कोई पक्के घर नहीं है, कुछ भी नहीं है, ज़्यादा असेट्स नहीं है, तो इनके रिहैबिलिटेट करने के चांसेस बहुत कम हैं, ठीक है? इनके हेल्थ के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो एक चीज़ लीड करिए दूसरी चीज़ को, तो यहाँ पे कैस्केडिंग इफेक्ट हो रहा है, ठीक है? पहले यहाँ पे सोशल इनिक्विटी थी, उसके कारण हेल्थ इनिक्विटी, फिर और ज़्यादा इकोनॉमिक इनिक्विटी, इस तरह से कैस्केडिंग इफेक्ट देखने को मिल सकता है। देन जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स है, ये सिर्फ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स है क्या? नहीं, ये सोशल प्रॉब्लम्स भी हैं। क्यों? क्योंकि इनके कारण सोशल इनिक्विटी हो रही है। ओके, सोशल इनिक्विटी आपको देखने को मिल रही है इनके कारण एनवायरमेंटल डिस्पैरिटीज देखने को मिल रही है। अभी कैसे सोशल इनिक्विटीज की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि देखो ये जो है अलग अलग सेक्शंस के ऊपर अलग अलग तरीके से बिहेव कर रहा है। ये जो सोशल इनिक्विटीज है, जो एनवायरमेंटल जो भी डिस्ट्रेस है या एनवायरमेंटल डिजास्टर है, वो अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों को इम्पैक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा देखो, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन है, डिफॉरेस्टेशन का सोशल इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा किसके ऊपर पड़ेगा? ट्राइबल्स के ऊपर, उन लोगों के ऊपर जो उस एरिया में रह रहे हैं। जैसे कि एक थुट्टुकोटी का एक स्टरलाइट प्लांट था, ठीक है? जिसमें ब्लास्ट भी हुआ था। उसमें सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किसको हुआ था? जो उसके आस-पास रहने वाले लोग थे, जो कि बहुत पुअर पीपल थे, काफ़ी स्लम्स थे उसके आस-पास, तो इनको रहने वाले लोगों को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ। तो ये अलग-अलग लोगों को अलग-अलग तरीके से इम्पैक्ट करता है। जैसे कि अभी आप देखोगे कि डिस्प्लेसमेंट जो है सबसे ज़्यादा किसका होता है? मेजरली ट्राइबल्स का होता है। अभी तक कुल मिला के 3 करोड़ डिस्प्लेसमेंट हुए हैं लास्ट 50 सालों में, ठीक है? इसमें से 3 करोड़ में से जो 42% लोग जिनको डिस्प्लेस किया गया है, वो ट्राइबल हैं, ठीक है? तो यहाँ पे अलग-अलग इम्पैक्ट पड़ रहा है। जो लोग ऑलरेडी वल्नरेबल हैं, वो और ज़्यादा वल्नरेबल हो रहे हैं बिकॉज़ ऑफ दिस क्लाइमेट चेंज, ऑलराइट? इसके अलावा यहाँ पे क्लाइमेट चेंज रिप्रेजेंट करता है अ ब्रेकडाउन ऑफ इंटरजनरेशनल सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो एक तरह का सोशल कॉन्ट्रैक्ट है इंटरजनरेशनल, उसका ब्रेकडाउन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जो यूथ है, जो यंग पीपल है, वो अब सामने आ रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं अगेंस्ट द इकोनॉमिक मॉडल। तो देखो अलग-अलग जनरेशन, एक जनरेशन, दूसरी जनरेशन, तीसरी जनरेशन। तो ये जो तीसरी जनरेशन है, जो यूथ है हमारी, वो सामने आ रही है प्रोटेस्ट करने के लिए, एनवायरमेंटल मूवमेंट सामने लेकर आई है। अगेंस्ट व्हाट? अगेंस्ट द इकोनॉमिक मॉडल प्रपोज्ड बाय द अबव टू जनरेशंस। तो यहाँ पे जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिल रहा था पहले इनके बीच में, उसका एक तरह से ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये भी एक सोशियोलॉजिकल एनालिसिस है इसका। ऑलराइट, तो यहाँ पे जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज का जो डिजास्टर है वो माउंट हो रहा है, वैसे वैसे अल्टरनेटिव इकोनॉमिक मॉडल्स की तरफ हमारा ध्यान बढ़ रहा है, हम ज्यादा सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। इसके अलावा अलिनेशन की एक थ्योरी है, जो मार्क्स की थ्योरी है, जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट एंड डिपेंडेंसी से भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। यानी कि डेवलप्ड कंट्रीज की जो नोशन था कि डेवलप्ड कंट्रीज क्या कहती हैं कि डेवलपमेंट क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन इज डेवलपमेंट, अर्बनाइजेशन इज डेवलपमेंट। इसको अपनाने लगे कौन से नेशन? जो डेवलपिंग नेशन है वो भी इसको अपनाने लगे। तो उनको बाद में पता चला कि भाई एक्चुअल नोशन ये नहीं है। डेवलपिंग नोशन जो कंट्रीज हैं, इन्होंने जब इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, अर्बनाइजेशन किया, तो इनके ऊपर ज़्यादा मार पड़ने लगी एनवायरनमेंट की, क्योंकि इसका जो नुकसान था, एनवायरनमेंट का जो एक्सप्लॉइटेशन था, वो डेवलप्ड कंट्रीज कर चुकी थी। तो डेवलपिंग कंट्रीज और ज़्यादा मार्जिनलाइज हो गई, ठीक है? जैसे कि स्पेशली जो हम स्मॉल आइलैंड कंट्रीज की बात करते हैं, वहां पे देखा जाता है कि यहाँ पे इनके ऊपर जो स्मॉल आइलैंड कंट्रीज हैं, बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गई हैं डेवलप्ड कंट्रीज के ऊपर फॉर द फाइनेंस। अब आपने देखा होगा COP26 में भी जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, वो बार बार अर्ज कर रही हैं डेवलप्ड कंट्रीज को कि आप हमको $1000 बिलियन का आपने कहा था कि आप फंड मोबिलाइज करोगे हमारे लिए, आपने अभी तक नहीं किया। तो यहाँ पे क्या है, ये एक तरह की डिपेंडेंसी हमारी क्रिएट हो गई है ओवर द डेवलप्ड कंट्रीज। तो यहाँ पे जो थ्योरी है डेवलपमेंट एंड डिपेंडेंसी की, वो यहाँ पे आप लगा सकते हो इन दिस थिंग ऑल्सो, ठीक है? इसके अलावा CBDR आपने पढ़ा होगा, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी।
ठीक है, ये कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या कहती है कि जो क्लाइमेट चेंज है उसको रोकने का काम तो सबका है, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफरेंशिएटेड है। जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो हैव्स थे, जिन्होंने ज्यादा एक्सप्लॉइट किया है, उनकी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो हैव नॉट्स हैं, जो ऐसे सेक्शन हैं जिन्होंने ज्यादा एक्सप्लॉइट नहीं किया है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, लेकिन कम रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो हैव्स एंड हैव नॉट्स का कंसेप्ट भी यहाँ पे आप लगा सकते हो। इसके साथ जैसे मैंने आपसे कहा कि अलग अलग सेक्शन के ऊपर अलग अलग मार पड़ती है, वैसे यहाँ पे जेंडर के हिसाब से बात करें तो मृदुला सिंह की एक स्टडी है जिसमें ये कहती हैं कि जो रिहैबिलिटेशन होता है, डिजास्टर के बाद जो रिहैबिलिटेशन होता है, उसमें वुमेन राइट को बिल्कुल निग्लेक्ट कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसा मान लिया जाता है कि वुमेन तो डिपेंडेंट है, फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट है, तो अगर हम फैमिली के जो मेजर ब्रेड अर्नर है, मेल्स जो है, उनका रिहैबिलिटेशन कर रहे हैं, तो वुमेन का अपने आप रिहैबिलिटेशन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे वुमेन राइट्स जो है उनको बिल्कुल निग्लेक्ट कर दिया जाता है। तो ये भी एक इशू है सोशियोलॉजी से रिलेटेड। इसके अलावा इम्पैक्ट की बात करें तो देखो, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट सबसे बड़ा इम्पैक्ट है। ठीक है, अगर कोई भी क्लाइमेट चेंज होता है तो आप देखोगे उसके कारण आता है क्या? डिजास्टर। और डिजास्टर के कारण आप देखोगे डिस्प्लेसमेंट होता है। इनफैक्ट आप डेवलपमेंट करने की कोशिश करते हो, जब आप एनवायरमेंट को स्टेक पे रख के डेवलपमेंट करते हो, तो उस केस में भी आप यहाँ पे क्या करते हो? यहाँ पे डिस्प्लेस करते हो लोगों को। तो ये डिस्प्लेसमेंट इज द मेजर इम्पैक्ट हियर। यहाँ पे लाइवलीहुड का लॉस होता है, इमोशनल ट्रामा ट्रॉमा फेस करना पड़ता है लोगों को, माइग्रेशन, एनवायरमेंटल डैमेज, इनइक्वालिटी, ये सब कुछ यहाँ पे फेस करना पड़ता है। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया 3 करोड़ लोग डिस्प्लेस हुए हैं लास्ट 50 ईयर्स में, जिसमें से 42% ट्राइबल्स हैं। तो यहाँ पे दिस इम्पैक्ट्स डिफरेंट सेक्शंस डिफरेंटली। इसके अलावा यहाँ पे किनशिप डिस्ट्रॉय हो जाती है। जो फैमिलीज, जॉइंट फैमिलीज हुआ करती थी पहले, वो यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाती है। सब लोग न्यूक्लियर फैमिलीज की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि एवरीबॉडी हैज टू सस्टेन हिज फैमिली। अब एक बहुत बड़ी फैमिली को सस्टेन करना इन द केस ऑफ डिजास्टर्स इज वेरी डिफिकल्ट, सो पीपल मूव टुवर्ड्स न्यूक्लियर फैमिलीज। कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट भी यहाँ पे हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करके जाएंगे कुछ लोग, जहाँ पे जिस जैसे कि मान लो इस रीजन में डिजास्टर आया, तो यहाँ के लोग दूसरी जगह पे माइग्रेट करके जाएंगे। तो जब ये माइग्रेट करके इस एरिया में जाएंगे, तो यहाँ पे ये कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट फेस करेंगे। जैसे कि कुछ लोग यहाँ पे आइसोलेशन फेस करेंगे, कुछ एसिमिलेशन फेस करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे जो ऑक्यूपेशन था वो भी चेंज हो गया। यहाँ पे इसके कारण भी एलिनेशन आता है कि पहले जो सेल्फ कल्टीवेटर्स हुआ करते थे, अब वो नॉन एग्रीकल्चरल लेबरर्स बन के रह गए, बिकॉज उनका जो लैंड था वो लॉस हो गया, लैंड लॉस हो गया, इनको यहाँ पे डिस्प्लेस कर दिया गया, इनको लाइवलीहुड लॉस हो गया। तो ये सारे इश्यूज हैं। पावर्टी और ज्यादा बढ़ जाती है, मैंने आपको बताया कैस्केडिंग इफेक्ट के बारे में, तो उसके कारण पावर्टी और ज्यादा बढ़ जाती है। डेवलपमेंट इंड्यूस डिस्प्लेसमेंट जो है, इसके कारण क्या होता है? फोर्स्ड माइग्रेशन होता है, जो कि ह्यूमन राइट्स का भी वायलेशन करता है। ठीक है, इसके कारण जो ट्रेडिशनल मीन्स है एम्प्लॉयमेंट के, वो भी चले जाते हैं। साथ में जो कम्युनिटी लाइफ है वो डिस्टर्ब हो जाती है। जो कम्युनिटी लाइफ है डिस्टर्ब होने के कारण एनोमी जैसी सिचुएशन आ जाती है। ठीक है, रिलेशनशिप्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसके कारण और ज्यादा मार्जिनलाइजेशन होता है, तो ट्रॉमा भी बढ़ता है उसके साथ साथ। और इसका जो भी है, जो इन्वायरमेंट जो भी लॉस हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसका सिर्फ इन्वायरमेंटल लॉस नहीं है, इसका सोशल कॉस्ट भी है। जैसे कि हमने देखा यहाँ पे फैमिलीज डिस्ट्रॉय हो रही है, किनशिप बॉन्ड्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, ये भी है। ह्यूमन कॉस्ट भी है कि एलिनेटेड फील कर रहे हैं ह्यूमंस, लाइवलीहुड यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो ह्यूमन कैपिटल का भी लॉस हो रहा है। इकोलॉजिकल कॉस्ट तो है ही। ठीक है, कि जैसे जो इकोलॉजी है, हमारी एनवायरमेंट है, बायोडाइवर्सिटी है, वो यहाँ पे डाउनफॉल देख रही है। कल्चरल कॉस्ट है, जो हार्मनी थी, स्टेबिलिटी थी जो सोसाइटी की, वो यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं रह रही है, डाउनफॉल फेस कर रही है ये स्टेबिलिटी भी। तो ये सब भी इश्यूज हैं अपार्ट फ्रॉम द इकोनॉमिक कॉस्ट। ओके, सोशल डेमोग्राफी के ऊपर भी अलग अलग इम्पैक्ट पड़ता है, जैसे जेंडर के ऊपर, मेल्स के ऊपर अलग, वुमेन के ऊपर अलग। ठीक है, रेस के हिसाब से जो ऐसे रेसेस हैं जिनको की निचला माना जाता है, जो कि ऑलरेडी वल्नरेबल है, इनके ऊपर ज्यादा प्रॉब्लम होती है, जैसे ट्राइबल्स के ऊपर। क्लासेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे होता है, एज के हिसाब से, जैसे कि जो ओल्ड एज है वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल है, जो चिल्ड्रन है दे आर मोर वल्नरेबल टू सच काइंड ऑफ डिस्ट्रेस। ओके, उसके अलावा अरुंधति रॉय की एक बुक थी जिसमें इन्होंने, ग्रेट कॉमन गुड नाम की एक बुक थी, जिसमें इन्होंने कहा है कि जो ये मिलियंस ऑफ डिस्प्लेस पीपल है ना इंडिया में, दे आर नथिंग बट द रिफ्यूजीज ऑफ अनअक्नॉलेज्ड वॉर। तो ये अनअक्नॉलेज्ड वॉर क्या है? दिस इज अ वॉर अगेंस्ट एनवायरमेंट। ये हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो वॉर है, जिसमें हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, एनवायरमेंट से हम दूर जा रहे हैं, ये जो वॉर है इन दोनों के बीच में, इसके रिफ्यूजीज हैं ये सब, जो माइग्रेंट्स हैं ये और कुछ नहीं, ये रिफ्यूजीज हैं। तो इस तरह के कोट्स आप यूज कर सकते हो इन द मेन्स आंसर्स। ओके, इसके अलावा अब वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? तो देखो, एक गडगिल और गुहा की स्टडी थी जिसमें ये बोलते हैं कि जो एनवायरमेंटल मूवमेंट्स हैं वो नए हैं, लेकिन एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस जो है वो एक हिस्टोरिकल फैक्ट है। तो देखो यहाँ पे
हमको समझना पड़ेगा कॉन्शियसनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मार्क्स ने भी ये अपनी थ्योरीज में कहा है कि जब तक कॉन्शियसनेस नहीं आएगी तब तक रिवॉल्यूशन नहीं आएगा, तब तक चीजें बदलेंगी नहीं। तो ये कॉन्शियसनेस होना जरूरी है। ठीक है, कॉन्शियसनेस होगी तभी हम चीजों को बदलने की कोशिश करेंगे। सिर्फ रिटोरिक से काम नहीं चलेगा। इसके अलावा लिटरेसी लाना, एनवायरमेंटल अवेयरनेस लाना, ये सब भी जरूरी है। ठीक है, इसमें आप जीएस के भी काफी सारे मेजर्स को जोड़ सकते हो। ऑलराइट, इसके अलावा जैसे टाइप्स की बात करें तो एनवायरमेंटल मूवमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो एनवायरमेंटल मूवमेंट के टाइप्स की बात करें तो एक होते हैं प्योर एनवायरमेंटल मूवमेंट्स, एक होते हैं कंबाइंड मूवमेंट्स। इसके बारे में आपको बुक्स में कई बार मिल जाएगा, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। प्योर एनवायरमेंटल मूवमेंट्स वो होते हैं जो सिर्फ एनवायरमेंटल के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे हम कर रहे हैं। जैसे कि मान लो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो हम इसके लिए जो भी इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, जैसे COP26 वगैरह हो गया, ये सब क्या है, प्योर एनवायरमेंटल मूवमेंट्स आप कंसिडर कर सकते हो। कंबाइंड मूवमेंट वो होते हैं जिसमें एनवायरमेंट एक कंसर्न है, लेकिन इसके साथ साथ जैसे पावर्टी हो गया, लाइवलीहुड हो गया, ये सब भी है। जैसे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन, इसमें क्या था, यहाँ पे हम नर्मदा को तो बचाना चाहते ही थे, इकोलॉजिकल बेनिफिट तो था ही, हमारा इकोलॉजिकल कंसर्न तो था ही। इसके साथ साथ हम यहाँ के जो लोग इससे अफेक्ट हो रहे हैं, जो ट्राइबल्स अफेक्ट हो रहे हैं, उनके इंटरेस्ट को भी हम बचाना चाहते थे। तो ये कंबाइंड मूवमेंट्स हो गए। तो ये दो तरह के एनवायरमेंटल मूवमेंट्स होते हैं। ठीक है, जिसके बारे में भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। और तो ये तो हमारा होगा पहला इशू। नेक्स्ट इशू की बात करते हैं हम, एमटीपी एक्ट। तो देखो ये एमटीपी एक्ट क्या है, दिस इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 2021। ये जो टॉपिक है ये आपको लिंक करेगा पेट्रियार्की और पॉपुलेशन डायनामिक्स वाला जो टॉपिक है आपके सिलेबस में, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के टॉपिक से ही रिलेट करेगा। और देखो इससे पहले भी कई बार ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं, जैसे स्वच्छ भारत मिशन, इसका जो आपको कहते हैं कि स्वच्छ भारत मिशन का यहाँ पे सोशियोलॉजिकल एनालिसिस करो। वैसे जो बिल्स हैं, जो इस तरह से सोसाइटी से लिंक्ड बिल्स हैं, उससे आपसे पूछ सकते हैं कि इसका सोशियोलॉजिकल एनालिसिस करो। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक्ट जो है, ये एमटीपी एक्ट जो है, इसका सोशियोलॉजिकल एनालिसिस कर रहे हैं। ऑलराइट, तो देखो ये जो पहले मैं थोड़ा कुछ प्रोविजंस बता देती हूँ, सो दैट आपको ये समझने में आसानी हो। 1971 का हमारा पुराना लॉ था, अभी 21 का लॉ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या डिफरेंस है, बेसिकली इसमें अबॉर्शन के राइट की बात की गई है कि अबॉर्शन आप कब करा सकते हो। तो जो टसल है ना, दैट इज बिटवीन द अबॉर्शन राइट्स। ठीक है, कि क्या ये जो अबॉर्शन राइट्स है ये एक इंडिविजुअल का राइट है, क्या इसको सिर्फ इंडिविजुअल रेगुलेट करेगा, या फिर इसको स्टेट भी रेगुलेट कर सकता है, इसके बीच में ये पूरी टसल है। तो जो हमारे गवर्नमेंट है उन्होंने ये बोला कि कब आप इसको अबॉर्शन कब तक करवा सकते हो। तो 20 वीक्स तक आप जो प्रेगनेंसी है उसके 20 वीक्स तक आप अबॉर्शन करा सकते हो। पहले सिर्फ मैरिड वुमेन इसको करा सकती थी, अब अनमैरिड वुमेन को भी इसमें लिया गया है। ठीक है, तो कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर के केस में आप 20 वीक्स तक अबॉर्शन करा सकते हो, टर्मिनेट कर सकते हो अपनी प्रेगनेंसी को। इसके अलावा गेस्टेशन लिमिट की मैं बात करूं तो पहले सिर्फ 20 वीक्स तक ही आप अबॉर्शन करा सकते थे, अब ये 24 वीक्स तक कर दिया गया है रेप सर्वाइवर्स के लिए, और 24 वीक्स के बाद भी आप यहाँ पे अबॉर्शन करा सकते हो इन केस ऑफ सब्सटेंशियल फीटल अबनॉर्मलिटीज। ओके, इसके अलावा मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के ओपिनियंस की बात करें तो पहले सिर्फ एक प्रैक्टिशनर के ओपिनियन की जरूरत लगती थी 12 वीक्स तक अगर आपको अबॉर्शन कराना है तो, और 2 प्रैक्टिशनर्स की आपको ओपिनियन चाहिए होता था जब 20 वीक्स के अंदर आपको कराना है अबॉर्शन। अब क्या हो गया है कि 20 वीक्स, 20 टू 24 वीक्स और 24 वीक्स के बाद, ये 3 क्राइटेरिया बन गए हैं। 20 वीक्स तक अगर आपको अबॉर्शन कराना है तो एक प्रैक्टिशनर की आप ओपिनियन ले लो, 20 टू 24 वीक्स तक है तो 2 की, और उसके बाद 24 वीक्स के बाद भी अगर कराना है तो दैट बिकम्स अ बिट रिस्की, इसमें आपको मेडिकल बोर्ड अप्रूवल चाहिए होगा। ओके, इसके बाद वुमेन की कॉन्फिडेंशियलिटी अगर ब्रीच होती है, जैसे यहाँ पे राइट टू प्राइवेसी इंश्योर किया गया है कि यहाँ पे आपका प्राइवेसी का राइट यहाँ पे आपको बिल्कुल मिलेगा, आपकी जो प्राइवेसी है उसको वायलेट नहीं किया जाएगा। अगर होता है तो पहले 1000 रुपए तक का सिर्फ फाइन था, अब साथ में 1 साल का इम्प्रीजनमेंट भी है। तो दिस हैज बिकम मोर स्ट्रिंजेंट। ऑलराइट, तो ये तो हमारा था एमटीपी एक्ट। अब इसका सोशियोलॉजिकल एनालिसिस अगर हम करें तो ये आप कोड देखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कोड, यू कैन नॉट हैव मैटरनल हेल्थ विदाउट रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो आपको मैटरनल हेल्थ रिप्रोडक्टिव हेल्थ के साथ देखनी पड़ेगी, और रिप्रोडक्टिव हेल्थ में दिस इंक्लूड्स कॉन्ट्रासेप्शन, फैमिली प्लानिंग, एक्सेस टू लीगल सेफ एंड अबॉर्शन। तो यहाँ पे कॉन्ट्रासेप्टिव अगर आपके पास उसका एक्सेस है, फैमिली प्लानिंग का एक्सेस है, अगर आपके पास लीगल सेफ अबॉर्शन का एक्सेस है, तो ही आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है वो इंश्योर हो रही है। ओके, तो हम इसकी बात करते हैं अब, रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज द मेजर कंसर्न हियर। ठीक है, तो WHO जो है वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ को किस तरह से डिफाइन करते हैं। WHO defines reproductive health as people are able to have responsible, satisfying and safe sex life, and they have the capability to reproduce and the freedom to decide if, when and how often to do so। तो यहाँ पे एक तो responsible,
सेटिस्फाइंग एंड सेफ सेक्स लाइफ होने का आपके पास अगर यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, आपके पास कैपेबिलिटी है इसकी, और दूसरी कैपेबिलिटी है रिप्रोड्यूस करने की। लेकिन सिर्फ रिप्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी नहीं, यहाँ पे आप डिसीजंस भी ले सकते हो कि आपको कब रिप्रोड्यूस करना है, कितनी बार रिप्रोडक्शन करना है, और करना भी है या नहीं करना है। ये सारी जो डिसीजन होंगे वो जब आपके खुद के होंगे, दैट रिप्रेजेंट्स रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ओके, तो यहाँ पे सोशो कल्चरल फैक्टर्स, जैसे कि यहाँ पे मेजर हमारा कंसर्न जो है ना वो है अबॉर्शन। अबॉर्शन इज आर मेजर कंसर्न, कि अबॉर्शन के ऊपर हम यहाँ पे सोशियोलॉजिकली एनालाइज कर रहे हैं। एमटीपी एक्ट जो है दैट टॉक्स ऑल अबाउट अबॉर्शन, कि आप जो टर्मिनेट करोगे प्रेगनेंसी को, उसके क्या सोशियोलॉजिकल एनालिसिस हो सकता है। तो कुछ सोशो कल्चरल फैक्टर्स हैं जो अबॉर्शन के अगेंस्ट खड़े होते हैं, जैसे कि हिंदू मैरिज। ठीक है, जो आइडियोलॉजी है हिंदू मैरिज की, वो बोलती है, मनुस्मृति में ये कहा गया है कि मैरिज इज फॉर प्रोजेंसी। ठीक है, तो मैरिज जो है उसके पीछे जो बड़ा कारण जो है, जो डिवाइन कारण है, दैट इज प्रोजेंसी, यानी कि रिप्रोडक्शन। ये कहती है मनुस्मृति। तो ये हिंदू आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि ये कॉन्ट्रासेप्शन के अगेंस्ट जाते हैं। ठीक है, तो वो ये बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्शन की आपको कोई जरूरत नहीं है। फिर पेट्रियार्की भी एक है। सन मेटा प्रेफरेंसेस जो है, यहाँ पे ये माना जाता है कि जितने भी बेटे हों उतने कम है। ठीक है, तो जितने बेटे हो सके उतने बेटे होने चाहिए, सन मेटा प्रेफरेंस की तरफ जाते हैं ये। ठीक है, तो मधु कीश्वर की भी एक स्टडी थी जिसमें ये देखती है कि यहाँ पे तब तक रिप्रोडक्शन किया जाता है जब तक कोई सन आपको पैदा ना हो जाए। मान लो कि कोई कपल है, भले ही वो एजुकेटेड हो, अगर उनको पहले वो एक बार रिप्रोडक्शन करते हैं, एक बच्चा होता है उनको, मान लो कि वो डॉटर होती है, दूसरा होता है वो भी डॉटर होती है, वो तब तक रिप्रोड्यूस करेंगे तब तक सन नहीं होता। ठीक है, तो थर्ड अगर उनको सन हो जाता है तो वो फिर वहां पे रुक जाएंगे। यही अगर थर्ड भी डॉटर होती तो फोर्थ की तरफ भी वो जाते और सन तक जब तक नहीं जाते, जब तक कोशिश करते हैं, जब तक सन तक नहीं जाते। ठीक है, तो सन मेटा प्रेफरेंस का एक इशू है यहाँ पे, जिसके कारण कॉन्ट्रासेप्शन के अगेंस्ट चले जाता है जो व्यू है। उसके बाद लीला दुबे की एक स्टडी थी, जिसमें सीड एंड सॉइल वाली स्टडी थी, जिसमें ये कहा जाता है, यहाँ पे ये माना जाता है सोसाइटी में कि विमेन पेड बैक डेट टू एंसेस्टर्स बाय कंसीविंग मोर एंड मोर सन्स। तो जितने सन्स आप यहाँ पे कंसीव कर सको उतने सन्स अच्छा है, सो दैट आप यहाँ पे अपने एंसेस्टर्स का डेट पे बैक कर रहे हो। ठीक है, तो ये स्टडी ये भी बताती है कि ऐसा भी नोशन है हमारी सोसाइटी में। निवेदिता मेनन की एक स्टडी थी जिसमें ये बोलती है कि लोअर कास्ट वुमेन जो है दे आर मोर लिबरेटेड। ठीक है, जहाँ पे लोअर कास्ट के ऊपर जो वुमेन है उनके ऊपर इतना प्रेशर नहीं होता था रिप्रोडक्शन का, रिप्रोडक्टिव राइट्स उनके खुद के होते थे। जब से सेंसिटाइजेशन होने लगा है, जब से कास्ट सेंसिटाइज करने लगी है, वैसे वैसे जो विमेन की सेक्सुअलिटी है, जो विमेन का जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, उसके ऊपर यहाँ पे कंट्रोल करने लगे हैं कौन, जो पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर्स हैं। और बेसिकली ये ऑनर के नाम पे या फिर हायर कास्ट को इमिटेट करने के नाम पे ये सब हो रहा है। जैसे आपने सुना होगा ऑनर किलिंग्स के बारे में भी। ठीक है, इसको ऑनर किलिंग कहते ही क्यों है? ऑनर किलिंग में क्या होता है कि अगर कोई लड़की और लड़का अलग अलग रिलीजन, अलग अलग कास्ट से बिलोंग करते हैं, जो कि आपस में शादी करना चाहते हैं, चाहे वो फिर कैसे भी कास्ट रिलीजन से बिलोंग करते हो, अगर वो उसकी फैमिली, किसी भी एक की फैमिली या स्पेशली लड़की की फैमिली अगर वो नहीं चाहती, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये दोनों को मार दिया जाता है, एंड दैट इज नेम्ड एज ऑनर किलिंग। यहाँ पे लड़की के साथ लड़की की सेक्सुअलिटी है उसके साथ हमारी यहाँ पे ऑनर जुड़ा था, हमारी इज्जत जुड़ी थी। इसके नाम पे यहाँ पे जो वुमेन की सेक्सुअलिटी है उसको यहाँ पे कर्व करने की कोशिश की जाती है। ये थी निवेदिता मेनन की स्टडी, जिसके कारण यहाँ पे कॉन्ट्रासेप्शन जो है उसको मना किया जाता है, कॉन्ट्रासेप्शन के अगेंस्ट एक नोशन बनता है। इसके अलावा राधिका चोपड़ा और निवेदिता मेनन जो फेमिनिस्ट हैं, ये कहती हैं कि यहाँ पे स्टेट जो है ना काफी पेट्रियार्कल एक्ट करता है। जो फैमिली प्लानिंग है ये पूरा वुमेन की तरफ जो है, ठीक है, जो डायरेक्ट करता है फैमिली प्लानिंग को वुमेन की तरफ। लेकिन यहाँ पे जो भी है फैमिली प्लानिंग के जो भी डिसीजन लेने हैं ये मेल के ही कंसेंट से होंगे, यानी कि आप फैमिली प्लानिंग जो भी करोगे ये मेल के कंसेंट से ही कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक पेट्रियार्कल हमारे स्टेट को दिखाता है। इसके अलावा एक सोशल टैबू भी है, जैसे सेक्स, सेक्सुअलिटी, इसकी बातचीत नहीं की जाती है हमारे सोसाइटी में। ठीक है, स्पेशली विमेन के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो ये दिखाता है कि हम किस तरह से अभी भी काफी कंजर्वेटिव सोसाइटी में रह रहे हैं, वेयर वी आर नॉट ओके विद द कंट्रासेप्शन, वी आर नॉट ओके विद द अबॉर्शन। ओके, ये सोशो कल्चरल फैक्टर्स जो हैं ये रोकते हैं इस टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को। ऑलराइट, इसके अलावा कुछ थ्योरीज भी हैं, जैसे कि जोया हसन की ये स्टडी थी जो बोलती हैं कि यहाँ पे विमेन आर सब्जेक्टेड टू रिप्रोडक्टिव स्लेवरी। तो यहाँ पे ये रिप्रोडक्टिव स्लेवरी का नाम देती हैं, जहाँ पे इनको अबॉर्ट नहीं करने दिया जाते। ठीक है, इस यहाँ पे इनको कॉन्ट्रासेप्टिव यूज नहीं करने दिया जाते, तो ये दिस लीड्स टू रिप्रोडक्टिव स्लेवरी। इसके अलावा फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव एक ये भी है कि सोसाइटी जो है वो डबल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करती है। विमेन के लिए ही ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं, मेन के लिए डबल स्टैंडर्ड्स नहीं है रिगार्डिंग सेक्सुअल एक्टिविटीज। ओके, तो यहाँ पर डबल स्टैंडर्ड्स हैं विमेन को लेकर।
फिर सिल्विया वेल्बी जो है, उनका नोशन है पेट्रियार्की का। वो समझाती हैं पेट्रियार्की को कि ये क्या है, पेट्रियार्की बेसिकली क्या है? दिस इज अ सिस्टम ऑफ सोशल स्ट्रक्चर एंड प्रैक्टिसेस व्हिच मेन डोमिनेट, ठीक है, ऑप्रेस एंड एक्सप्लॉइट वुमेन। तो यहाँ पे जब मेन डोमिनेट करते हैं, ऑप्रेस करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं वुमेन को, ऐसे सोशल स्ट्रक्चर को हम पेट्रियार्की कहते हैं। तो निवेदिता मेनन अगेन जो फेमिनिस्ट हैं, वो कहते हैं, वो बताती हैं उनकी स्टडीज में कि किस तरह से जो वुमेन की सेक्सुअलिटी है उसको कंट्रोल करते हैं पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर्स, ठीक है, ना सिर्फ पब्लिक में बल्कि प्राइवेट स्फेयर्स में भी, ठीक है। इसके अलावा फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव क्या कहता है कि अबॉर्शन, फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव कहता है कि अबॉर्शन ठीक है, ये सोशल चेंज को, कांस्टेंट सोशल चेंज इसके कारण बना हुआ है। दूसरा है यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव। ये कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव बोलता है कि अबॉर्शन के कारण काफी कॉन्फ्लिक्ट, काफी अनस्टेबिलिटी क्रिएट हो रही है सोसाइटी में, स्पेशली जो टसल देखने को मिलती है दैट इज बिटवीन गवर्नमेंट एंड पीपल। गवर्नमेंट सेज कि नहीं, आप अबॉर्शन इस रिस्ट्रिक्शन में ही करा सकते हो, ठीक है। गवर्नमेंट बोलती है स्टेट का ये ड्यूटी है, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो राइट टू लाइफ सबकी यहाँ पे प्रिवेंट करे, सबकी राइट टू लाइफ को प्रोटेक्ट करे, ठीक है। तो स्टेट ये कहती है, लेकिन पीपल ये कहते हैं नहीं, दिस इज आवर ओन प्राइवेट मैटर दैट वी हैव टू अबॉर्ट और नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों के बीच में टसल देखने को मिलती है। तो कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव इसको एक कॉन्फ्लिक्ट के साथ देखता है। फिर सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म बोलता है कि ये अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से काम करता है। जैसे कि अगर कोई वुमेन इज बीइंग रेप्ड, उस केस में अबॉर्शन इज नेसेसरी, अबॉर्शन इज द राइट थिंग टू डू। लेकिन अगर यहाँ पे कोई ऐसा चीज है जहाँ पे कॉन्ट्रासेप्शन फेलियर के कारण कुछ हो जाता है, कुछ कंसीव हो जाता है रिप्रोडक्शन के लिए, तो यहाँ पे अबॉर्शन इज द रॉन्ग थिंग टू डू, ठीक है। क्योंकि आपने यहाँ पे, दिस वाज योर चॉइस, यू डिड नॉट लीड टू कॉन्ट्रासेप्शन, जिसमें आपने कॉन्ट्रासेप्शन वगैरह यूज नहीं किया, तो दिस वाज योर चॉइस, तो यहाँ पे अबॉर्शन ठीक नहीं है, ठीक है। तो अलग अलग जगह पे ये बोलते हैं कि कहीं जगह पे लीगल है, कहीं जगह पे इलीगल है, कहीं जगह पे मॉरली राइट है, कहीं जगह पे मॉरली रॉन्ग है। तो सिंबॉलिक इंटरेक्शन थ्योरी ये कहती है। इसके अलावा एक ओपिनियन ये भी है कि प्रेगनेंसी इज द चॉइस ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन। जो आपने सुना होगा, एक नारा भी लगता है, हर चॉइस हर बॉडी, ठीक है, हर बॉडी हर चॉइस, हर चॉइस हर बॉडी, ये इस तरह का स्लोगन भी चलते हैं। तो ये कहा जाता है कि प्रेगनेंसी इज अ प्राइवेट मैटर ऑफ अ ऑफ अ लेडी, ऑफ अ प्रेग्नेंट वुमेन, ठीक है। तो यहाँ पे उनके रिप्रोडक्टिव राइट्स से रिलेटेड ये चीज है। लेकिन एक ओपिनियन ये भी है जो बोलता है कि स्टेट जो है उसके पास ऑब्लिगेशन है, ही द स्टेट इज ऑब्लिगेटेड टू प्रोटेक्ट लाइफ, चाहे फिर वो फीटस की ही लाइफ क्यों ना हो, ठीक है। तो प्रोटेक्शन ऑफ फीटस जो प्रोवाइड करना है वो स्टेट की ड्यूटी है, ये कहते हैं। एक ओपिनियन ये भी है। तो ये अलग अलग थ्योरीज जो हैं वो अलग अलग चीजें कहती हैं अबॉर्शन को लेकर, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को लेकर। ओके, यहाँ पे बेसिकली जो कंसर्न है हमारा दैट इज अबाउट रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड रिप्रोडक्टिव राइट्स। ऑलराइट, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कोड है फ्रीडम का, जिसको आप यहाँ पे कोड भी कर सकते हो। देयर इज नो फ्रीडम, नो इक्वालिटी, नो फुल ह्यूमन डिग्निटी एंड पर्सनहुड पॉसिबल फॉर वुमेन अंटिल दे असर्ट एंड डिमांड कंट्रोल ओवर देयर ओन बॉडीज। तो जब तक वुमेन के पास अपनी खुद की बॉडीज का कंट्रोल नहीं है, तब तक किसी भी तरह की ह्यूमन डिग्निटी, किसी भी तरह की इक्वालिटी, किसी भी तरह का फ्रीडम पॉसिबल नहीं है। ओके, इसके अलावा कि इस लॉ की जरूरत क्या थी, तो देखो सबसे पहली जरूरत जो थी वो थी रिप्रोडक्टिव राइट्स ऑफ द वुमेन। यहाँ पे वुमेन के पास राइट्स होने चाहिए। देखो क्या होता है ना कि यहाँ पे पहले 20 वीक्स तक का ही समय हुआ करता था। अब इसमें क्या था कि यहाँ पे जो वुमेन है उसको समय कम मिल रहा है, पहली चीज तो उसके राइट्स जो है, रिप्रोडक्टिव राइट्स जो है वो यहाँ पे कर्व हो रहे हैं। दूसरा ये भी था कि यहाँ पे फीटस की जो अबनॉर्मलिटीज हैं वो मेजरली 19 वीक्स के बाद ही पता चलती है। तो ऐसे में अगर 19 वीक्स के बाद ही पता चल रही है तो 1-2 वीक तो उसको लगेंगे वुमेन को डिसाइड करने में या पता लगाने में कि फीटस को अबनॉर्मलिटीज है। उसके बाद वो डिसीजन ले सकते हैं कि रिप्रोडक्टिव राइट्स उनके हैं कि उनको डिसीजन लेना है, टर्मिनेट करनी है या नहीं करनी है। तो दिस टॉक्स अबाउट रिप्रोडक्टिव राइट्स ऑफ वुमेन। इसीलिए ये नया एक्ट लाया गया है, अमेंडमेंट एक्ट लाया गया है। इसमें मार्गरेट सिंगर भी कहती हैं कि दैट नो वुमेन कैन कॉल हरसेल्फ फ्री अंटिल शी कैन चूज कॉन्शियसली वेदर शी विल और शी विल नॉट बी अ मदर। तो तब तक कोई भी पर्सन, कोई भी वुमेन फ्री नहीं है जब तक वो खुद चूज नहीं कर सकती कि मैं, मुझे एक माँ बनना है, मदर बनना है या नहीं बनना है, ठीक है। दूसरी चीज ये कि यहाँ पे रिप्रोडक्टिव राइट्स को स्ट्रेंथन करने के लिए एक लीगल सपोर्ट प्रोवाइड किया गया है, जिसमें डिग्निटी, ऑटोनॉमी, जस्टिस यहाँ पे इंश्योर करने की कोशिश की गई है वुमेन के लिए। तो ये इसकी जरूरत थी, इसलिए जरूरत थी लॉ की नए वाले। इसके अलावा सोशल एक्सेप्टेंस की भी बात की गई है। जैसे अबॉर्शन के साथ एक स्टिग्मा जुड़ा हुआ है कि यू कैन नॉट अबॉर्ट द बेबी, ठीक है। जो बच्चे हैं वो तो भगवान का प्रसाद होते हैं, तो यहाँ पे इसीलिए फर्टिलिटी रेट्स जो हैं वो बढ़ते जाते हैं।
ठीक है, तो यहाँ पे एक जो नोशन है, स्टिग्मा है सोसाइटल, उसको कर्ब करने के लिए यहाँ पे डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए वुमेन की और लीगल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए ये लॉ लाया गया है सो दैट सोसाइटल एक्सेप्टेंस इसकी बढ़े। ठीक है, उसके अलावा इलीगल अबॉर्शंस को रिड्यूस करने के लिए, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट्स को रिड्यूस करने के लिए ये लाया गया है। ठीक है, वरना क्या होता था कि यहाँ पे अगर 20 वीक्स तक का ही आपने किया, उसके बाद अगर कोई 21st वीक में करवा रहा है अबॉर्शन, उसके पीछे कोई भी प्रॉपर इंस्टीट्यूशनलाइज तरीके से वो नहीं करा रहा है, तो इस केस में मदर मोर्टेलिटी रेट जो था वो बढ़ जाता था। और इन केस कि अबॉर्शन अलाउड ही नहीं होता, कई सारे देश हैं आज भी हमारे वर्ल्ड में जहाँ पे अबॉर्शन अलाउड नहीं है, वहां पे लाइफ ऑफ वुमेन कभी कभी रिस्क में हो जाती है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसीज, तो यहाँ पे मदर मोर्टेलिटी रेट भी बढ़ता है। ठीक है, तो इसको रोकने के लिए, इसके साथ साथ यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल अबॉर्शन सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए सिंगल और डिवोर्स्ड वुमेन को, देखो ये सिंगल और डिवोर्स्ड वुमेन काफी वल्नरेबल कंडीशंस में रहती हैं, तो इनको एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड अबॉर्शन सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, इसके साथ साथ जो कल्चरल प्रेफरेंसेस है सन की, सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन की, इसको रोकने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर लीगल सपोर्ट हो जाएगा, लीगल एक तरह के यहाँ पे लीगल ऑब्लिगेशन हो जाएंगी, तो इस तरह के सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन रुक पाएंगे, इसके ऊपर ज्यादा चेक रखा जा सकेगा, रेगुलेशन ज्यादा हो सकेगा। तो जो सन मेटा प्रेफरेंस और जो कल्चरल प्रेफरेंस है फॉर द मेल चाइल्ड, इसको हम चेंज कर सकेंगे कुछ हद तक। ठीक है, इसके अलावा डीस्टिग्मेटाइज करेंगे हम प्रेगनेंसीज आउटसाइड द मैरिज। तो देखो जो प्रेगनेंसीज होती हैं आउटसाइड द मैरिज, दिस इज अ वेरी बिग स्टिग्मा इवन टुडे इन आवर सोसाइटीज, तो इसको डीस्टिग्मेटाइज करने के लिए ये एक इनिशिएटिव है, ये जो लॉ है वो एक इनिशिएटिव है, क्योंकि अब जो ये लॉ है ना, ये उन लोगों के लिए, उन वुमेन के लिए भी है जो अनमैरिड है। तो कोई अनमैरिड वुमेन अगर 20 वीक्स के अंदर अंदर अपनी जो प्रेगनेंसी है उसको टर्मिनेट करना चाहे तो वो कर सकती है, इसका भी प्रोविजन इसमें है, तो डीस्टिग्मेटाइज किया गया है इसको। इसके अलावा बायस सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर जो पहले हुआ करता था, उसको एक तरह से काउंटर करने की कोशिश की गई है। कैसे? यहाँ पे पहले क्या होता था कि जो वुमेन है, शी वॉज कंसिडर्ड अ बेबी मेकिंग मशीन। ठीक है, तो यहाँ पे इस सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर को, यहाँ यानी कि जो वुमेन है उसका काम सिर्फ रियर करना और बियर करना है बच्चों को, तो ये जो बायस सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर था, इसको काउंटर करने के लिए ये एक इनिशिएटिव है, जिसमें अब वुमेन कैन फोकस ऑन देयर करियर्स ऑल्सो। ठीक है, जब उनको रिप्रोडक्शन अब उसके बाद रोकना है, अगर उनको टर्मिनेट करनी है प्रेगनेंसी, दे कैन डू इट वाया दिस एक्ट। ठीक है, वाया द हेल्प ऑफ दिस एक्ट। तो इसीलिए यहाँ पे सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर को हम एड्रेस कर पाएंगे, जो बायसनेस है ना उसको हम काउंटर कर पाएंगे वाया दिस लॉ। ओके, इसके अलावा एसडीजी गोल्स की तरफ भी हमको ले जाता है ये जो लॉ है, यानी कि जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो उसको कम करना था, उसकी हम यहाँ पे कोशिशें करेंगे। इसके साथ साथ जो यूनिवर्सल एक्सेस देने की बात थी टू सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड राइट्स, ये जो देखो एसडीजी गोल्स कुल कितने हैं, 17 गोल्स हैं, इसमें से एक तो थर्ड है रिगार्डिंग हेल्थ, तो इसमें मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो है उसको कम करने का एक तो गोल है, उसके अलावा एक एसडीजी गोल नंबर 5 है जिसमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात की गई है। तो इन दोनों को इंश्योर करने का काम हम करेंगे वाया दिस लॉ। ओके, इसके अलावा एक डिबेट चलती है प्रो चॉइस वर्सेस प्रो लाइफ डिबेट। तो प्रो चॉइस डिबेट और प्रो लाइफ डिबेट क्या है? प्रो चॉइस डिबेट बोलता है कि मदर के ऊपर फोकस करो, प्रो लाइफ डिबेट बोलता है कि नहीं चाइल्ड के ऊपर फोकस करो। प्रो चॉइस मूवमेंट जो है वो बोलता है कि प्रेगनेंसीज को टर्मिनेट करना अलाउड होना चाहिए, अबॉर्शन शुड बी अलाउड। ये बोलता है नो, अबॉर्शन शुड नॉट बी अलाउड बिकॉज इट इज एन एथिकल इशू, यू आर एंडिंग द लाइफ ऑफ एनी फीटस, अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसकी आप लाइफ को एंड करने की कोशिश करो विदाउट द कंसेंट ऑफ दैट लाइफ। ठीक है, तो यहाँ पे प्रो चॉइस मूवमेंट बोलता है कि यहाँ पे रिप्रोडक्टिव राइट्स जो है ना वुमेन की, उसके ऊपर ज्यादा फोकस करता है। ये बोलता है कि जो वुमेन है उसके पास ऑटोनॉमस राइट्स होने चाहिए अपनी बॉडी के ऊपर। ठीक है, जैसे कि रेप विक्टिम्स हैं, उनके पास फ्रीडम ऑफ चॉइस होनी चाहिए कि उनको प्रेगनेंसी टर्मिनेट करनी है या नहीं करनी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डिग्निटी एंड जस्टिस ऑफ दैट विक्टिम। ओके, इसके साथ साथ यहाँ पे कोई भी चाइल्ड दुनिया में तब तक नहीं आना चाहिए जब तक वो अनवांटेड है, तो नो चाइल्ड शुड बी ब्रॉट अनवांटेड। ठीक है, तो ये सारी चीजें बोलता है प्रो चॉइस मूवमेंट। लेकिन प्रो लाइफ मूवमेंट जो अबॉर्शन के अगेंस्ट है, वो ये बोलता है कि स्ट्रॉन्ग बेसिस है रिलीजन और राइट्स में, तो अनबॉर्न चाइल्ड जो है उसके भी राइट्स हैं, उसका भी रिलीजियस इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा माना जाता है, जैसे हिंदू सोसाइटी की बात करें तो वहां पे मनुस्मृति और जो भी स्क्रिप्चर्स हैं वो ये कहते हैं कि चाइल्ड इज द गिफ्ट ऑफ गॉड। ठीक है, तो चाइल्ड को कभी भी मना नहीं करना चाहिए। तो इनफैक्ट आप कभी भी देखोगे हिंदू सोसाइटीज में, इफ अ कपल अंडरगोज एन अनवांटेड प्रेगनेंसी या फिर उनका अनडिजायरेबल प्रेगनेंसी था, तो भी उनकी फैमिली प्रेशर के कारण दे आर नॉट एबल टू टर्मिनेट दैट प्रेगनेंसी। व्हाई? बिकॉज द फैमिली कंसिडर्स द चाइल्ड, द अनबॉर्न चाइल्ड, टू बी द गिफ्ट ऑफ गॉड। ओके, तो यहाँ पे ये प्रो लाइफ मूवमेंट इसी चीज को प्रमोट करता है। इसके अलावा ये फीटस राइट्स की बात करते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे ये बोलते हैं कि दिस कैन बी मिसयूज्ड, दिस अबॉर्शन टेक्नोलॉजीज कैन बी मिसयूज्ड बाय द पीपल, द पेरेंट्स, फॉर
प्री नेटल डायग्नोसिस ऑफ द सेक्स डिटर्मिनेशन, कि यहाँ पे सेक्स डिटरमाइन करने के हिसाब से अबॉर्शन टेक्नोलॉजीज को यूज किया जा सकता है कि अगर पता चल गया कि फीमेल है तो वहां पे अबॉर्शन कर दिया जाएगा, तो इसीलिए अबॉर्शन अलाउड ही नहीं होना चाहिए। ओके, इसके अलावा एक चीज ये भी है कि दिस इज अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, दिस इज अगेंस्ट द स्टेट्स ऑब्लिगेशन, स्टेट के पास भी ऑब्लिगेशन है कि उसको यहाँ पे सभी की लाइफ को प्रोटेक्ट करना है इंक्लूडिंग फीटस। ठीक है, तो ये सारी चीजें बोलता है प्रो लाइफ मूवमेंट। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिबेट विच यू मस्ट नो। ओके, इसके अलावा देखो कुछ इश्यूज भी हैं इस एक्ट से रिलेटेड, जैसे एक है सोशल स्टिग्मा का इशू। आज भी कई सारे लोग जो हैं वो प्राइवेसी के डर से, विक्टिम्स जो है रेप की, वो ये डर से कि कहीं हमारा जो ये जो हमारे अगेंस्ट क्राइम हुआ है वो कहीं समाज में बाहर ना आ जाए, कहीं ये सोशल स्टिग्मा जो उनके साथ, देखो जो रेप विक्टिम्स है आज भी उनके साथ सोशल स्टिग्मा जुड़ा हुआ है, जो क्रिमिनल्स है उनके साथ नहीं जुड़ा हुआ है। तो ये रेप विक्टिम्स का जो स्टिग्मा है, प्राइवेसी का जो सोशल लॉस है, या फिर फैमिलीज का जो स्टिग्मा है दिमाग में, इनके कारण कई सारे लोग जो हैं वो फॉर्मल मीन्स का यूज ही नहीं करते। ठीक है, तो उस वो एक इशू है कि यहाँ पे हमको सोशल स्टिग्मा को हटाने की जरूरत है बिफोर द इम्प्लीमेंटेशन। तो मतलब प्रॉपर अगर हम इम्प्लीमेंटेशन चाहते हैं इस एक्ट का, तो हमको फॉर्मल मीन्स की तरफ जो स्टिग्मा है उसको हटाने की जरूरत है। उसके अलावा रिलीजियस अपोजिशन इसका कई सारे लोग करते हैं, कई सारे लोग बोलते हैं कि कई सारे इंस्क्रिप्शन, कई सारे टेक्स्ट जो है ये अबॉर्शन के आइडिया के अगेंस्ट खड़े होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो सोशल एक्सेप्टेंस है वो नहीं है। उसके अलावा अवेयरनेस नहीं है राइट्स की। ठीक है, जो वुमेन है दे आर नॉट अवेयर ऑफ द रिप्रोडक्टिव राइट्स। इसके अलावा इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ अबॉर्शन, तो यहाँ पे जो बोर्ड्स हैं वो अननेसेसरी है, इन्वेजन करते हैं प्राइवेसी का। ये भी एक नोशन है कि प्रेग्नेंट वुमेन डू नॉट गो फॉर इंस्टीट्यूशनलाइज्ड अबॉर्शंस बिकॉज दे थिंक कि यहाँ पे प्राइवेसी उनकी हिंडर हो जाएगी और यहाँ पे स्टिग्मा जुड़ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा लिबरल अबॉर्शन लॉज जो है दे कैन ट्रिगर मशरूमिंग ऑफ सेक्स सिलेक्शन क्लिनिक्स। तो ये भी एक डर है, ये भी एक कंसर्न है कि कहीं लिबरलाइजेशन अगर हम कर देते हैं अबॉर्शन लॉज का, तो उस केस में एक इशू ये भी हो सकता है कि कहीं ऐसा ना हो कि सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन होने लगे इसके पर्दे में, मतलब कि एक ऐसा ना हो कि इसके नाम पे सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन होने लगे, तो दैट कैन लीड टू एन अनदर सोशल लेवल। ठीक है, तो ये हम नहीं चाहते, तो ये सारे इश्यूज इसके साथ अभी भी कनेक्टेड है। तो हमने देखा एमटीपी एक्ट के बारे में कि ये क्या था, किस तरह से इसकी अलग अलग थ्योरीज हैं और क्या क्या इसके इश्यूज हैं, क्या क्या इसके रिगार्डिंग नीड है। ऑलराइट, आगे बात करते हैं नेक्स्ट इशू की। द नेक्स्ट इशू दैट विल बी डिस्कसिंग इज डेमोक्रेसी। तो देखो डेमोक्रेसी को क्यों डिस्कस कर रहे हैं, आपने कई सारी जगह पे देखा होगा अभी मिलिट्री कू देखने को मिल रहा है। ठीक है, आप देखोगे सूडान में ये मिलिट्री कू हुआ है, म्यांमार में ये मिलिट्री कू हुआ है जिसको जनता गवर्नमेंट कहा जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा अभी नई नई एक डेमोक्रेसी समिट हुई है यूएस में। ठीक है, तो इसीलिए डेमोक्रेसी बहुत ज्यादा न्यूज में थी, इसीलिए हम डेमोक्रेसी को डिस्कस कर रहे हैं, इसके सोशियोलॉजिकल एनालिसिस को डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो डेमोक्रेसी बेसिकली क्या है, इट इज इट मीन्स रूल बाय द पीपल। ठीक है, तो लिटरल मीनिंग इसका है रूल बाय द पीपल। तो यहाँ पे ऐसी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच सिटीजन एक्सरसाइज पावर डायरेक्टली और इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम अमंग देमसेल्व्स और फ्रॉम अ गवर्निंग बॉडी। तो देखो यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो लोगों के बीच में से सिलेक्ट किए जाते हैं, इलेक्ट किए जाते हैं, और ये बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं उन लोगों को और एक गवर्निंग बॉडी बनाते हैं, जैसे कि एक पार्लियामेंट हो गया। तो डायरेक्टली इलेक्ट हो सकते हैं या इनडायरेक्टली इलेक्ट हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन है वो लोगों का है। तो अगर इसके बेसिक फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे फ्री फेयर एंड फ्रीक्वेंट इलेक्शन होंगे। दूसरी चीज यहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होगी। तीसरी चीज यहाँ पे कि जो इन्फॉर्मेशन है इसका सोर्स इंडिपेंडेंट रहेगा। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन रहेगी। पॉपुलर सॉवरेनिटी रहेगी, यानी कि जो मर्जी होगी, फाइनल सॉवरेनिटी जो होगी वो पॉपुलर होगी, यानी कि लोगों की जो सिटीजन है दे वुड बी हैविंग द मेजॉरिटी ऑफ द सॉवरेनिटी हियर। ठीक है, उसके अलावा राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, दीज आर सम ऑफ द बेसिक फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डेमोक्रेसी। कुछ टाइप्स भी आपको पता होना चाहिए डेमोक्रेसी के, जैसे कि एक होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जिसमें आप रेफरेंडम जैसी चीजों का यूज करते हो। ठीक है, जिसमें लोग जो हैं वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं डिसीजन मेकिंग में। एक होती है इनडायरेक्ट या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जिसमें आप रिप्रेजेंटेटिव चुनते हो, डेलीगेट्स चुनते हो अपने, और ये आपको रिप्रेजेंट करते हैं, ये डिसीजन लेते हैं। ठीक है, जैसे इंडिया का केस है, तो दिस इज एन इनडायरेक्ट या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। वहीं अगर आप ग्राम सभा को देखोगे तो ग्राम सभा इज अ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। ओके, इसके बाद क्या थ्योरीज हैं इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को बताती हुई, इसके फंक्शनल एस्पेक्ट को दिखाती हुई कौन कौन सी थ्योरीज हैं। तो एक है हॉब्स एंड लॉक की एक थ्योरी है, जो ये कहती है कि ये पहले लोग थे जिन्होंने पहली बार पॉपुलराइज किया था डेमोक्रेसी को एज अ डिजायरेबल एंड पॉजिटिव कंसेप्ट।
मोंटेस्क्यू भी थे जिन्होंने इसको सेलिब्रेट किया, जैसे कि इन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट दिया विच वाज रिलेटेड टू डेमोक्रेसी। इसके अलावा गांधी जी ये कहते हैं, गांधी जी की ये थ्योरी थी कि डेमोक्रेसी इज नॉट जस्ट अ लीगल फिनोमेना, ठीक है, सिर्फ एक लीगल फिनोमेना नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल फिनोमेना भी है, जहां पे आप फोकस करते हो एक दूसरे को रिस्पेक्ट देने पे, वेयर यू फोकस ऑन रिस्पेक्टिंग ईच अदर्स इंटरेस्ट, रिस्पेक्टिंग ईच अदर, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पे आप डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की बात करते हो, ठीक है। तो ये गांधी जी का कंसर्न था, गांधी जी का ये मत था। इसके बाद लिबरल्स जो हैं जैसे कि जेएस मिल्स, बेंथम, इन्होंने भी डेमोक्रेसी को ग्लोरीफाई किया। इन्होंने बोला कि डेमोक्रेसी इज अ गुड थिंग फॉर द सोसाइटी बिकॉज इट इज बेस्ड अपॉन रूल ऑफ लॉ, इट इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। तो इसीलिए इन्होंने ग्लोरीफाई किया कि ये इक्वालिटी के ऊपर बेस्ड है, रूल ऑफ लॉ के ऊपर बेस्ड है। फिर कुछ प्लूरलिस्ट थे जैसे कि डेविड ग्लास। डेविड ग्लास बोलते हैं कि डेमोक्रेसी जो है ये अल्टरनेटिव आइडियोलॉजीज के लिए स्पेस क्रिएट करती है। तो दिस इज अ फंक्शनल एस्पेक्ट कि प्लूरलिस्टिक सोसाइटीज में डेमोक्रेसी अगर है तो यहाँ पे ये जो डेमोक्रेसी है ये अल्टरनेटिव आइडियोलॉजीज को दिखाती है। और प्लूरलिस्ट, बेसिकली प्लूरलिस्ट क्या कहते हैं कि जो भी एलाइट्स हों, जो भी पावर होल्ड कर रहे हैं, वो कोई एक पर्सन होल्ड ना करे, कोई एक दो पर्सन होल्ड ना करे, वो मेजोरिटी ऑफ द पीपल जो है उनके हाथ में पावर रहे। और दिस, इसका एक मेजर मीन्स जो है वो डेमोक्रेसी है, ये कहते हैं डेविड ग्लास। ओके, ये भी कहते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, डेमोक्रेसी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ ना कुछ, किसी ना किसी को तो पावर होल्ड करनी है। तो यहाँ पे ऐसी पावर होल्ड करने का मैकेनिज्म होना चाहिए जिसमें सबको रिप्रेजेंटेशन मिले, ठीक है। तो यहाँ पार्शियल कंट्रोल्ड बाय मासेस, तो ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी इज पार्शियली कंट्रोल्ड बाय द मासेस, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, ये अच्छी है, ठीक है, फॉर द सोसाइटी। फंक्शनलिस्ट जैसे पार्सन जो हैं वो भी डेमोक्रेसी को फंक्शनल मानते हैं सोसाइटी के लिए, फॉर द लार्जर वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। जो फंक्शनलिस्ट हैं वो कहते हैं कि यहाँ पे लोग जो है पावर्स जो है उनको लीडर्स को देते हैं, यानी कि लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को अपने लीडर्स को पावर देते हैं, डेलीगेट करते हैं, और इस पावर को कभी भी वो विड्रॉ कर सकते हैं वाया इलेक्शंस। तो ये जो अल्टीमेट कमान होती है ना वो लोगों के हाथ में होती है, इसीलिए दिस इज अ फंक्शनल थिंग, डेमोक्रेसी इज अ फंक्शनल थिंग फॉर द सोसाइटी, ये कहते हैं फंक्शनलिस्ट। फिर एक बहुत बड़े सोशियोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम है जोसेफ एम बेसेट। ये कहते हैं कि एक नया कंसेप्ट है जिसका नाम है डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी। इसके कंसेप्ट को ये यहाँ पे प्रमोट करते हैं, बोलते हैं कि डिसीजंस जो है वो सिर्फ वोट्स को एग्रीगेट करके नहीं बनाने चाहिए, यहाँ पे डेलिबरेशन होना चाहिए मेरिट्स और डीमेरिट्स के ऊपर। तो इसको ये डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी कहते हैं। इसका भी कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। ओके, अब कुछ क्रिटिक्स भी हैं डेमोक्रेसी के, जैसे कि क्लासिकल थ्योरी जो है, जो प्लेटो हैं, वो कहते हैं कि डेमोक्रेसी और कुछ नहीं है, मोबोक्रेसी है, यानी कि मॉब अपने हिसाब से ऑथोरिटेरियन तरीके से यहाँ पे रूल करता है। मैकियावेली भी बोलते हैं कि ये जो है डेमोक्रेसी किसी काम की नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग मोनार्की की तरफ बात करते हैं। इसके बाद टोकेविले है, ठीक है, टोकेविले जो है वो बात करते हैं कि जो डेमोक्रेसी है ये अल्टीमेटली अपने आप को डिजनरेट कर देती है इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्ट डेस्पोटिज्म। यहाँ पे ये कहती है कि यहाँ पे बात भले जो डेमोक्रेसी है उसमें बात भले इक्विटी की जाती है, लेकिन यहाँ पे प्रैक्टिस की जाती है इनइक्विटी। तो ये बोलते हैं कि डेमोक्रेसी और कुछ नहीं है, ये सिर्फ डेस्पोटिज्म है, टायरनी ऑफ द मेजोरिटी है, यानी कि मेजोरिटी जो है वो यहाँ पे टायरनी करती है माइनॉरिटी के ऊपर, और ये एक तरह की सॉफ्ट डेस्पोटिज्म है। डेमोक्रेसी इज नथिंग बट सॉफ्ट डेस्पोटिज्म। ओके, कुछ पोस्ट मॉडर्निस्ट हैं जैसे कि फोकॉल्ट, ये बोलते हैं कि डेमोक्रेसी जो है और कैपिटलिज्म जो है ये साथ में आया है, तो मॉडर्निटी के दोनों ही बाय प्रोडक्ट हैं, डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म, और ये एक अनहैप्पी कॉन्शियसनेस क्रिएट करते हैं सोसाइटी में। फिर फेमिनिस्ट थ्योरीज भी हैं। फेमिनिस्ट थ्योरीज बोलती हैं कि कोई भी तरह की सोसाइटी ले लो, किसी भी तरह की गवर्नमेंट ले लो, चाहे फिर वो अथॉरिटेरियन रिजाइम हो, चाहे फिर वो मोनार्की हो, चाहे फिर वो डेस्पोटिज्म हो, चाहे फिर वो डेमोक्रेसी हो, हर ही तरह की जो गवर्नमेंट है उसमें विमेन को अगेंस्ट जो इनइक्वालिटी है वो यूनिवर्सल है, स्पेशली डेमोक्रेसी में भी, क्योंकि आप भी देख रहे हो हमारी जो पार्लियामेंट है उसमें कितना ज्यादा रिप्रेजेंटेशन है विमेन का, आप सभी को पता है, ठीक है। तो विमेन का रिप्रेजेंटेशन आज भी पॉलिटिक्स में पावर होल्ड करने में उतना नहीं है, इसीलिए ये कहती है कि विमेन के अगेंस्ट इनइक्वालिटी हर जगह यूनिवर्सल है। इसके बाद एलाइट सेल्फ रूल की भी बात की जाती है कि जो डेमोक्रेसी है वो एक तरह का एलाइट सेल्फ रूल है, यानी कि एलाइट्स जो हैं वो अपने ही रूल को यहाँ पे प्रमोट करते हैं वाया नेपोटिज्म, वाया कॉलेजियम, ठीक है। तो अब जैसे कि मान लो कोई एमपी है, वो अपने ही बेटे को यहाँ पे एमपी की सीट दिलवाने की कोशिश करेगा, एमएलए की टिकट दिलवाने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पे नेपोटिज्म बहुत ज्यादा है। डेमोक्रेसी में क्या होता है कि दैट इज अ रूल ऑफ द पीपल, ठीक है, रूल बाय द पीपल, लेकिन क्या यहाँ पे कोई नॉर्मल आदमी इतनी आसानी से पॉलिटिक्स में आ सकता है? नहीं आ सकता। तो यहाँ पे ये एक क्रिटिक है कि एलाइट सेल्फ रूल भी यहाँ पे प्रमोट होता है। इसके अलावा कैच ऑल आइडियोलॉजी है।
यहाँ पे भले ही दो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो एक दूसरे की कट्टर अपोजिशन दिखाती हैं अपने आप को, लेकिन इनकी आइडियोलॉजीज मोल्ड होती रहती हैं। ये अपने आप ये जो है वोट बैंक के लिए यहाँ पे अपनी आइडियोलॉजीज को चेंज करती रहती हैं फॉर द अपीजमेंट ऑफ द पीपल, सो दैट यहाँ पे इनको ज्यादा वोट मिल सके। तो यहाँ पे कैच ऑल आइडियोलॉजी है। इसके अलावा यहाँ पे एपिसोडिक अकाउंटेबिलिटी है। हम कहते हैं डेमोक्रेसी में सबसे ज्यादा कमान जो है वो लोगों के पास है, पॉपुलर सॉवरेनिटी है, पॉपुलर अकाउंटेबिलिटी है। लेकिन यहाँ पे जो अकाउंटेबिलिटी है वो बहुत एपिसोडिक है, यानी कि सिर्फ 5 साल में एक बार आप अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर पाओगे जब इलेक्शन होंगे। ठीक है, तो ये भी एक इशू है। फिर स्टीवन ल्यूक्स जो है वो भी डेमोक्रेसी का एजेंडाज बताते हैं। डेमोक्रेसी को बोलते हैं कि यहाँ पे ये डिजायर शेपिंग का काम करती है। तो ये डिजायर शेपिंग का काम करके ओपिनियन फॉर्म करने का काम करती है, विच इज अगेंस्ट द एक्चुअल एम ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, जो इसमें बोलते हैं ना हम कि यहाँ पे रूल ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल होना चाहिए, वो यहाँ पे होता नहीं है। इंस्टीड यहाँ पे हो रहा है रूल ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। ठीक है, तो ये देखा जा रहा है, ये क्रिटिक्स कहते हैं कि ऐसा एक्चुअल में हो रहा है। ओके, अब इसका वे फॉरवर्ड बताते हैं टीबी बॉटमोर। टीबी बॉटमोर बोलते हैं कि प्लूरलिस्टिक सोसाइटी अनडेमोक्रेटिक होती है। ठीक है, भले ये डेमोक्रेसी की बात करती है लेकिन सिर्फ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बात करती है। इसके साथ साथ हमको सोशल और इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी भी चाहिए और इक्वालिटी भी चाहिए। ठीक है, इस तरह की डेमोक्रेसी अगर हम कर पाते हैं तो दैट वुड बी अ गुड थिंग। फिर मार्क्स बोलते हैं कि नहीं, किसी भी तरह की डेमोक्रेसी सही नहीं है, सिर्फ कम्युनिस्ट सोसाइटीज ही डेमोक्रेसीज होती हैं। ठीक है, क्योंकि ये बोलते हैं कि कम्युनिस्ट सोसाइटी में ओनरशिप जो होती है वो कम्युनिटी के पास होती है। तो यहाँ पे जो लोग हैं वो सारे डिसीजन लेते हैं, इसीलिए डेमोक्रेसी सिर्फ कम्युनिस्ट सोसाइटीज ही होती हैं। फिर लिपसेट एंड कॉलमैन कहते हैं कि रियल डेमोक्रेसी आती है इंस्टीट्यूशनल डेमोक्रेसी के साथ। तो यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल डेमोक्रेसी की जरूरत है, ये भी चलता है यहाँ पे आगे। फिर उसके बाद रॉजर स्क्रूटन है, ये बोलते हैं कि डेमोक्रेसी अकेले सारे काम नहीं कर सकती, पर्सनल एंड पॉलिटिकल फ्रीडम डेमोक्रेसी अकेले नहीं दिलवा सकती। इसके लिए आपको सिविल सोसाइटी का इंस्टीट्यूशनलाइजेशन करना पड़ेगा, सिविल सोसाइटी को भी स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। तो ये सारी जो चीजें ना, ये आप एक वे फॉरवर्ड के तौर पे ले सकते हो, ये सारी थ्योरिस्ट की जो चीजें हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आपको अंबेडकर जी का भी पता होगा। अंबेडकर जी ने क्या कहा, डीपीएसपी की बात करी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसमें इन्होंने कहा कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इंश्योर करेंगे, लेकिन सोशो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इंश्योर करने के लिए यहाँ पे ये डीपीएसपी लाए। तो इस तरह से आप इन सबको भी यहाँ पे कोट कर सकते हो इन द पर्सपेक्टिव ऑफ डेमोक्रेसी। ऑलराइट, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी गुड डे।